बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आयनिक रेडियस को हम स्टार्ट करने लगे हैं और इसका इन्हिसार बहुत हद तक एटॉमिक रेडियस पर है। सिंपली हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अगर हम आयन को एक स्फेरिकल बॉडी एज्यूम कर लें, कंसीडर कर लें, एक बॉल नुमा बॉडी फ़र्ज़ कर लें, तो उसके न्यूक्लियस और वैलेंस शेल तक का जो फ़ासला होगा उसको हम आयनिक रेडियस का नाम देंगे। यूनिट्स इसकी सेम हैं जो एटॉमिक रेडियस की थी, नैनोमीटर, एंगस्ट्रैम, पिकोमीटर। अगर हम इनकी एग्जाम्पल्स की तरफ आएं तो सोडियम जो कि एटम था, इसका एटॉमिक रेडियस था 186 पिकोमीटर। अगर इसे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो सोडियम आयन ये 95 पिकोमीटर का होता है। इसी तरीके से क्लोरीन जो कि एटम है और इसका एटॉमिक रेडियस है 99 पिकोमीटर। इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर दिया जाए तो क्लोराइड आयन ये अपना रेडियस 181 पिकोमीटर का रखता है। इसमें एक हकीकत सामने आई है कि जब भी न्यूट्रल बॉडी को केटाइन में बदलेंगे तो उसका साइज़ कम हो जाएगा, और इसके बरअक्स जब एक न्यूट्रल बॉडी को हम एनाइन में बदलेंगे तो उसका साइज़ बढ़ जाएगा। साइज़ बढ़ेगा तो डेफिनेटली उनके रेडियाई भी बढ़ेंगे, और यहाँ साइज़ कम होगा तो उनका रेडियस और रेडियाई इसी तरीके से कैटाइन्स के रेडियाई कम होंगे न्यूट्रल बॉडी की बनिस्बत। तो ये हर जगह एप्लीकेबल होता है और ये भी हर जगह एप्लीकेबल होता है, यानी हर न्यूट्रल एटम से उसके कैटाइन का साइज़ छोटा होता है और हर न्यूट्रल एटम से उसके एनाइन का साइज़ बड़ा होता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी अक्सर व बेशतर पूछे जाते हैं, इसको मैं एड्रेस कर देता हूँ आपके नॉलेज की खातिर। या मैथमेटिकली लिख दिया कैटाइन का साइज़ स्मॉल है न्यूट्रल एटम से और एनाइन का साइज़ लार्ज है न्यूट्रल एटम से। और एग्जांपल यहाँ मैंने कैटाइन के केस में सोडियम की और एनाइन के केस में क्लोरीन की दी है। तो इसकी मुतअद्दिद रीज़न्स हैं, जिनमें से एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि अक्सर व बेशतर जब हम कैटाइन्स बनाते हैं न्यूट्रल एटम से तो उसका एक शेल कम हो जाता है। जैसा ये सोडियम है, इसका पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरा शेल जो कि वैलेंस शेल है उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से आउट हो जाएगा, बाकी 10 बच जाएंगे। पहले शेल में 2 और दूसरे में 8। अब दूसरा शेल ही इसका वैलेंस शेल है, एक शेल ही कम हो गया, तो ऑर्बिट के डिक्रीज़ करने की बायस उसका रेडियस लामहला तौर पर कम हो जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी न्यूट्रल एटम के वैलेंस शेल में एक से ज़ायद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर उनमें से एक आध इलेक्ट्रॉन निकाल भी लिया जाए तो शेल तो कम नहीं होता। उस केस में भी कैटाइन का साइज़ जो होगा वो न्यूट्रल एटम से छोटा होगा। वो क्यों छोटा होगा? उसकी रीज़न ये है कि प्रोटॉन्स की तादाद कम हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की बनिस्बत, और प्रोटॉन्स जब ज़्यादा होंगे तो वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की तरफ पावरफुली खींचेंगे। अब चूँकि प्रोटॉन ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन कम हैं, तो न्यूक्लियस की ग्रिप ज़्यादा हो जाएगी, लिहाजा उनके शेल्स श्रिंक हो जाएंगे और वैलेंस शेल भी श्रिंक होगा, जिसके बायस उसका साइज़ डिक्रीज़ कर जाता है। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस की जो होल्ड है, पकड़ है, वो ज़्यादा हो जाती है। इसको विद एग्जाम्पल आप लोगों ने लिखना होता है अपने
क्वेश्चन के जवाब में एग्ज़ाम के अंदर। इंटर आयनिक डिस्टेंस एंड आयनिक रेडियाई। हमारे पास ये केटाइन है और ये हमारे पास एनाइन है। केटाइन का रेडियस कितना है, यहाँ सेंटर से लेकर यहाँ तक, जिसको यहाँ आर पॉजिटिव से ज़ाहिर किया गया है, और एनाइन का रेडियस कितना है, इस वैलेंस शेल से लेकर यहाँ इसके सेंटर तक, जिसको आर नेगेटिव से ज़ाहिर किया गया है। चूँकि ये अपोजिट चार्जेस रखते हैं एक दूसरे के साथ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बायस जुड़ जाते हैं, ये यहाँ से कनेक्टेड हैं। अब इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, इंटर आयनिक डिस्टेंस, इसको हमने आर कैपिटल से ज़ाहिर किया है। प्रोफेसर लाइनस पालियंग के मुताबिक इंटर आयनिक डिस्टेंस ये केटाइन और एनाइन के रेडियाई के सम के बराबर होता है। मिसाल के तौर पर पोटाशियम, ये पोटाशियम आयन है और ये राइट साइड का क्लोराइड आयन है। तो पोटाशियम क्लोराइड को जोड़ के ये जो हमने क्रिस्टल्स बनाया हुआ है, ये बहुत सारे पोटाशियम क्लोराइड्स हैं। इनमें एक पोटाशियम और एक क्लोराइड के दरमियान इंटर आयनिक डिस्टेंस आर को मालूम कर लिया जाए, और तो ये इन केटाइन के रेडियस और एनाइन के रेडियस के मजमुआ के बराबर बिल्कुल बनता है। तो पोटाशियम का रेडियस है 133 पिकोमीटर और क्लोराइड का रेडियस है 181 पिकोमीटर। पोटाशियम आयन और क्लोराइड आयन के रेडियाई को जब ऐड किया गया तो ये बनता है 314 पिकोमीटर। तो इसको प्रोफेसर पालियंग ने मज़ीद अप्लाई किया। उन्होंने कहा कि चूँकि पोटाशियम आयन का रेडियस तो हमें मालूम है, इसको आप पोटाशियम ब्रोमाइड, पोटाशियम आयोडाइड एट्सेट्रा और बाकियों के साथ मिला के कंपाउंड बना सकते हैं। तो आर हमें मालूम करना होगा। ये एक्सरे डायफ्रैक्शन के ज़रिए से प्रैक्टिकली मालूम किया जा सकता है कि इनके दरमियान कितना फ़ासला है। पोटाशियम के रेडियस का चूँकि इल्म है, बाकी यहाँ जो चीज़ भी लग जाएगी, क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, आयोडाइड, फ्लोराइड, एनी हो, जो भी एनाइन हो, तो उसका रेडियस मालूम किया जा सकेगा। तो एनाइन के रेडियस को हम इस तरफ लिखेंगे, तो या इसको इधर रहने दें, तो केटाइन का रेडियस इस तरफ आके आर कैपिटल से माइनस हो जाएगा। इस तरीके से हम बड़े इजीली मुख्तलिफ एनाइन का रेडियस मालूम कर सकते हैं। अगर हम एनाइन को स्पेसिफाई कर लें, जैसे क्लोराइड है उसके रेडियस का हमें इल्म है, तो आप सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड एट्सेट्रा लगाते जाएं, तो आप मुख्तलिफ कैटाइन्स का रेडियस प्रैक्टिकली मालूम कर सकते हैं। फैक्टर्स वही हैं जो एटॉमिक रेडियस पे अप्लाई होते थे, वही यहाँ पे आयनिक रेडियस पे भी अप्लाई होंगे। वो है नंबर ऑफ़ शेल्स, न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट एंड पेनिट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटॉल या नेचर ऑफ ऑर्बिटॉल्स। और इसी तरीके से पीरियाडिक ट्रेंड भी टॉप टू बॉटम आयनिक रेडियाई इंक्रीज़ करते हैं शेल्स की तादाद बढ़ने के सबब और शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने की सबब, मगर लेफ़्ट टू राइट ये डिक्रीज़ करते हैं और इनका महज सबब न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ जाना है। इसको आप यूँ मुलाहजा करें कि सोडियम में 11, मैग्नीशियम में 12 और एलुमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इसे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो बाकी 10, इसमें से 2 निकाल दें तो बाकी 10 और इसमें से 3 निकाल दें तो बाकी 10, तो ये बन जाएगा Na पॉजिटिव, ये Mg+2 और ये Al+3। तो इनमें सोडियम आयन का रेडियस बड़ा होगा मैग्नीशियम से और इसका रेडियस बड़ा होगा एलुमिनियम से, क्योंकि इनके वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस तरीके की होगी, सोडियम आयन की भी और मैग्नीशियम+2 आयन की भी और Al+3 आयन की भी। मगर सोडियम में न्यूक्लियस के अंदर इसको 11 प्रोटॉन खींच रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स को, और यहाँ 12 प्रोटॉन्स खींच रहे हैं और यहाँ 13 प्रोटॉन खींच रहे हैं। जहाँ ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, उसका जो रेडियस होगा वो डिक्रीज़ कर जाएगा। आप पीरियड नंबर 3 में देख सकते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एलुमिनियम लेफ़्ट टू राइट चलते हुए इनका जो आयनिक रेडियाई है वो डिक्रीज़ कर रहा है। तो इसमें डिक्रीज़ करते हुए हमने ये ख्याल रखना है
कि इनके शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर रखनी है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को सेम करना है। दूसरे अल्फाज में हमने इनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बनाना है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो कहते हैं सेम को, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन्स के लिहाज से, यानी सब में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर करनी है और फिर जो इनके कैटाइन्स बन जाएंगे फिर लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने के सबब इनके आयनिक रेडियाई के डिक्रीज़ होने की बात क्लियर हो जाती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।